प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी के लिए लगातार अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कोशिका के अन्य भागों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या है। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको बताया। उसके बाद हमने ये बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद कोशिका के माप, आकार, आकृति के बारे में चर्चा किया। इसके बाद हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में चर्चा किए। हमने आपसे बताया था कोशिका पढ़ाने के दौरान कि कोशिका में 3 अंगक होते हैं। एक को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, दूसरे का साइटोप्लाज्म नाम था और तीसरे का नाम था जो है केंद्रक। उसके अंतर्गत हम लोग कोशिका अंगक पढ़ने चल रहे हैं। इसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में आपको बता दिया था। अब हमको कोशिका अंगक पढ़ना है, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है। तो चलिए कोशिका अंगक को स्टार्ट करते हैं, आगे की दिशा में बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अंतःद्रव्यी जालिका। पहला अंगक हमारा है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने 1945 में की थी। तो ये आपका अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसको ध्यान दीजिए। के.आर. पोर्टर ने 1945 में की थी। ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला रहा था। यानी ये केंद्रक है और इसके केंद्रक की झिल्ली यहाँ से लेकर के कोशिका की झिल्ली तक फैला रहा था। इसका नाम क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका। इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर, आपको यही याद रखना है, ये स्तनधारी जो मनुष्य है, मान लीजिए स्तनधारी में मनुष्य भी आता है, तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर समस्त सभी सुकेंद्रकी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जीवाणुओं में नीले हरे शैवालों का अभाव होता है। जीवाणुओं में तथा नीले हरे शैवाल में इसका अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और कल के ही वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। ये लाइकोप्रोटीन की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती हैं। कह रहा लाइकोपीन की दोहरी इकाई झिल्ली से क्या होते हैं? बनी होती हैं। आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। आकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम की अगर हम बात कर लें, प्रथम को सिस्टर्नी कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? थैलियाँ कहते हैं, और तीसरे को नलिकाएं कहते हैं। ये 3 प्रकार की हो जाती हैं, जिसमें 2 प्रकार के अलग अलग हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए यहाँ आप देखते हैं, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से वेसिकल के रूप में पाई जा रही हैं, सिस्टर्नी के रूप में पाई जा रही हैं, ल्यूमेन है, और ल्यूमेन के बाद अगर यहाँ आप देखें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। ये रफ है, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं, और ये स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। नलिकाएं छोटी, सपाट, शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध को बनाए रखना है। कह रहा जो नलिकाएं हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच जो है संबंध को बनाए रखती हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण अंत के आधार पर अंतःद्रव्यी जालिका निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ अंतःद्रव्यी जालिका, इनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती है। कह रहा है इसकी जो बाहर की झिल्ली है वो या तो सपाट होती है या तो चिकनी होती है, सपाट या चिकनी होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अर्थात इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं ले। जब राइबोसोम ही नहीं है तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करेगी? प्रोटीन तो संश्लेषण राइबोसोम ही करता, और इस झिल्ली में राइबोसोम है नहीं, तो प्रोटीन का संश्लेषण होने का चांस है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कणिका विहीन अंतःद्रव्यी जालिका। कह रहा कुछ ऐसी जालिकाएं हैं जो कणिका विहीन है, यानी कणिका से आवृत नहीं है, तो अंतःद्रव्यी जालिका है जो कि कणिका विहीन है। कह रहा कणिका विहीन अंतःद्रव्यी जालिका, इनकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कह रहा बाहरी सतह खुरदुरी होती है और इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। अंतःद्रव्यी जालिका के
अधोलिखित कार्य हैं। पहला, अंतःप्रद्रव्य जालिका जीवद्रव्य जंतुओं के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका से संबंध रखने में मदद करती हैं। कह रहा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संबंध रखने में मदद करती हैं। दूसरा, यह कोशिका के कंकाल की तरह कार्य करती हैं। यह कोशिका के कंकाल की तरह कार्य करती हैं तथा ये यांत्रिक शक्ति को प्रदान करती हैं। यह कोशिका विभाजन के तल को निश्चित करती हैं। कह रहा है यह कोशिका विभाजन के तल को भी निश्चित करती हैं। इनका आनुवांशिक पदार्थ भी अभिगमन में मदद करती हैं। ये पदार्थों के अंदर या बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखती हैं। यह कोशिका भित्ति तथा कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का भी कार्य करते हैं। कह रहा है यह कोशिका भित्ति कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण का निर्माण करती हैं। कणिका में अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम के उपस्थित होने के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होती हैं। स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका ग्लाइकोजन संग्रह का कार्य करती हैं। लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज डी डुबे 1955 ने की। लाइसोसोम की खोज डी डुबे 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं के मुख्य रूप से एंजाइम अपक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे कि अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। सन 1964 में पी मटाइल ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति का पता लगाया था। आगे, लाइसोसोम द्रव्य लाइसोसोम जो द्रव्य होता है, लाइसोसोम द्रव्य का पीएच 5 लगभग होता है। कह रहा है कि इसका जो द्रव्य होता है उसका पीएच लगभग 5 के बराबर होता है, जो कि कोशिका के द्रव्य का पीएच कितना होता है 7.2 होता है। पीएच मान आप सबको पता है, अभी उसमें यस्टेट का जब आप एग्जाम दिए थे तो पीएच स्केल पूछा गया था। पीएच स्केल में ये पूछा गया था खोज किसने की थी, सारेंसन ने की थी, और वहाँ पे आपने सही भी किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आसान सा प्रश्न था। आपको ये भी पता है कोशिका जो पीएच होता है 1 से लेकर के 7 तक अम्लीयता को बताता है, 7 उदासीन है, और 7 से लेकर के 14 तक का जो क्रम होता है वह क्षारीयता को बताता है, यानी क्षार के बारे में बताता है। कह रहा लाइसोसोम अधिकतर गोलाकार तथा अनियमित आकार की एक परत वाली थैलियां होती हैं। इनका निर्माण गाल्जी काय अथवा अंतःद्रव्य जालिका से होता है। लाइसोसोम डिफिनीशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप। कह रहा है लाइसोसोम की डिफिनीशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है लाइसोसोम जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, अच्छा वो तो खत्म हो गया। लाइसोसोम यहाँ पे ल्यूमेन है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइसोसोम की बात हो रही, लाइसोसोम है ये। इसके बाद लाइसोसोम का एक स्ट्रक्चर ये भी दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि इसे हाइड्रोलेजेज एंजाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसके बारे में, जैसे कि प्रोटीएज पाए जाते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, राइबोन्यूक्लियस जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब वो करते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज आदि पाए जाते हैं। यह सभी अम्लीय अपघटक होते हैं। ये एंजाइम बाहर निकलकर विघटन का कार्य करती है। कह रहा है ये सभी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और बाहर निकलकर विघटन का काम करती है। अतः लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अपशिष्टकाय और ऑटोफैगिक कृत्तिकाएं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका की विभिन्न पदार्थों का पाचन करना है। कोशिका में विभिन्न पदार्थ जो आते हैं उनका पाचन करने का काम लाइसोसोम करता है। बाह्य कोश की पदार्थों का पाचन, कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन प्राथमिक लाइसोसोम की सहायता से होता है। अंतःकोश की पाचन, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि का पाचन करता है। आत्मलयन, आवश्यकता अनुसार लाइसोसोम कभी कभी स्वतः फटकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। कोशिका विभाजन में सहायता करना, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लाइसोसोम के फटने
से ही कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है। आगे बढ़ जाते हैं। गाल्जी काय अगला कोशिकांग है जिसका नाम क्या है? गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। गाल्जी काय को लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। ये नीलहरित शैवालों, जीवाणुओं और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। पौधों में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। पौधों में गाल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गाल्जी काय की गुहाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम तथा पॉलीसैकेराइड्स आदि पाए जाते हैं। अतः गाल्जी काय स्रावी कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। विभिन्न पदार्थों, मुख्यतः एंजाइम्स का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण में सहायक होते हैं। जंतुओं में गाल्जी काय से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार क्षण या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सूत्रकणिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। दूसरा, 1890 में अल्टमान ने इसका वर्णन किया और इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। सी बेंडा ने 1897 में इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। आगे आ जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका इंटरमीडिएट स्पेस है, डीएनए है, मैट्रिक्स है, और उसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो मैट्रिक्स के बाद यहाँ पे आपका स्पेस है, उसके बाद राइबोसोम है। चूँकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना राइबोसोम रखता है। इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी है, आउटर मेम्ब्रेन है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। तो कह रहा है सूत्रकणिका की लंबाई लगभग 1.5 से 4.1 म्यू माइक्रोन तक होती है, जबकि इसका व्यास 0.5 से 1.0 म्यू माइक्रोन तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी एवं वसा प्रोटीन द्वारा निर्मित बाहरी एवं भीतर 2 झिल्लियों द्वारा घिरी रहती है। इनकी रचना इकाई झिल्ली की तरह होती है। बाहरी झिल्ली सपाट होती है, परंतु भीतरी झिल्ली अंदर की ओर बहुत सी हाथों की अंगुलियों जैसी संरचना का निर्माण करती है। इसे क्रिस्टी कहते हैं। अंदर की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया को 2 विभिन्न कोष्ठों में विभाजित करती है। बाह्य कोष्ठ या बाहरी और भीतरी झिल्लियों के बीच का स्थान होता है, जो लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम का होता है। भीतरी कोष्ठ या भीतर झिल्ली द्वारा घिरित हुआ बीच का काफ़ी बड़ा स्थान होता है। इसमें सघन एवं कणिका युक्त जैलीय द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। भीतर झिल्ली और क्रिस्टी की सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये 3 प्रकार से बंटे होते हैं। आधार भाग से बंटे होते हैं, वृंत से बंटे होते हैं और सिर से बंटे होते हैं। F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीकी फास्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण कहा जाता है। सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है और इसका निर्माण एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये गोलाकार तथा चपटे आकार के तथा रंगीन अथवा रंगहीन होते हैं। लवक कवक जीवाणु नीले हरे शैवालों तथा मैक्सिकोमाइसिटीज आदि में नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है लवक जो हैं कवक जीवाणु हरे शैवालों मैक्सोमाइसिटीज आदि में नहीं पाए जाते हैं। लवक की खोज सर्वप्रथम सन 1865 में हैकेल नामक साइंटिस्ट ने किया था। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एफ.डब्ल्यू.एम. सिमर ने किया। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरे रंग के लवक यानी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं रंगीन लवक, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं रंगहीन लवक कहलाते हैं।
विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, आउटर लेयर, इनर लेयर, स्ट्रोमा लैमेली, ग्रेनम और मैट्रिक्स। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण होता है। बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, लाल शैवाल तथा कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों की हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश के में रहते हैं। हरित पत्तियों में इनकी मात्रा अधिक होती है। हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इनकी खोज सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने 1855 में की थी। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर इकाई कलाओं से भी की बनी दो झिल्लियां होती हैं जो वसा प्रोटीन की बनी होती हैं। झिल्लियों के घिरे अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर की झिल्लियों से बनी पट्टलिकाएं होती हैं। ये पट्टलिकाएं स्थान स्थान पर सिक्कों के ढेर जैसी रचनाएं बनाती हैं। इन्हें ग्रेनम कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। पास पास के ग्रेना एक दूसरे से साधारण या जालिकावत पट्टलिकाओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इन्हें स्ट्रोमा पट्टलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक ग्रेना सिक्के के ढेर की तरह दिखाई देती है। ग्रेना की प्रत्येक गोल चपटी पट्टलिका को ग्रेनम यानी लैमेली या थैलेकॉइड कहते हैं, जो कि ग्रेनम की इकाई होती है। प्रत्येक ग्रेना में थैलेकॉइड की संख्या लगभग 10 से 100 तक होती है। प्रत्येक थैलेकॉइड 2 इकाई झिल्लियों में बनी होती है, जिसमें ऊपरी और अंतिम स्तर प्रोटीन के अणुओं का बना होता है और मध्य क्लोरोफिल और फास्फोलिपिड के स्तर का बना होता है। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में एक शीर्ष पर एक पूंछ होती है। शीर्ष स्पाइरोल के चारों चक्राकारों से बना होता है। इसमें मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़े रहते हैं। पूंछ फाइटोल श्रृंखला की बनी होती है। कुछ क्लोरोप्लास्ट का 75% क्लोरोफिल ए, 25% क्लोरोफिल बी होता है। विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल रासायनिक सूत्रों के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए जो कि नीले कलर को धारण करता है, कार्बन 55H72O5N4 मैग्नीशियम आयन। और उसके बाद क्लोरोफिल बी अगर देखें तो C54, उसके बाद H70O6N4Mg। उसके बाद कैरोटीन C40 और H56। जैंथोफिल जो है यह आपका C40H56O2 होते हैं। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। फलस्वरूप भोजन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण यानी ग्लूकोज का निर्माण उनके अलावा एक कोशिका द्रव्य द्वारा आनुवंशिकता या म्यूटेशन में भी भाग लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन क्रोमोप्लास्ट ये प्रायः रंगीन नारंगी, पीले, हरे, भूरे रंग के होते हैं। इनमें स्ट्रोमा नहीं होती। कह रहा है जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें स्ट्रोमा नहीं होती है। क्रोमोप्लास्ट सामान्यतः पुष्पों के दलों, रंगीन फलों आदि की भित्तियों में पाए जाते हैं। इनका कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है, जिससे एक कीट परागण में सहायक होते हैं। ये रंगहीन व अनियमित आकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पादप के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। ल्यूकोप्लास्ट अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट से परिवर्तित हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, छोटे तथा बड़े। बड़े आकार के ल्यूकोप्लास्ट शर्करा में मंड में परिवर्तित कर देते हैं। कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, ये शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करते हैं। ये प्रायः बीजों इलायोप्लास्ट, ये प्रायः बीजों में मिलते हैं तथा वसा का संचय करते हैं। प्रोटीन प्लास्ट, ये प्रायः बीजों में पाए जाते हैं और प्रोटीन का संचय करते हैं। लास्ट हेडिंग आपकी छोटी छोटी 2 हेडिंग बची हैं, जिसका नाम है माइक्रोबॉडीज पराक्सीसोम। तो ये आपका माइक्रोबॉडीज, यह एक परत वाली झिल्ली की घिरी थैलियाँ होती हैं। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक जालिका
पर गाल्जी तंत्र से थैलियों के टूटने से होता है। इनका आधार सूक्ष्म होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, यथा पराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। पराक्सीसोम उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश शोषण की क्रिया होती है, जैसे कि चाय, मटर, मूंग, सोयाबीन, सूर्यमुखी, कपास, चुकंदर, क्लोरेला आदि। इनमें उपस्थित कुछ हरे पादप ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये यकृत तथा वृक्क में तथा प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। पराक्सीसोम के द्रव्य में दो लाइसोसोम के समान एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीडेज या कैटालेस कहते हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में वसा उपापचय का कार्य में ऑक्सीसोम भी करते हैं। इनकी खोज टोलबर्ट ने 1969 में की थी। ग्लाइऑक्सीसोम प्रायः वसी बीजों जैसे मूंगफली तथा अरंडी की कोशिकाओं में, जहां पर वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, पाए जाते हैं। वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन को ग्लाइऑक्सीसोम में पाए जाने वाले ग्लाइकोलेट चक्र द्वारा होता है। बीबर्स ने 1861 में इस बात की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन, अच्छा इसके बाद आ गया केंद्रक, लास्ट हेडिंग है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक आप सबको पता है, केंद्रक है यहाँ पे। यह आकार में गोल, अंडाकार, गहरे रंग का जीवद्रव्य का भाग होता है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। क्लेडोफोरा शैवाल में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक में मुख्यतः 4 भाग होते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन तंतु। यह प्लाज्मा झिल्ली के धागे भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती हैं। यह केंद्रक के चारों ओर का आवरण बनाती हैं। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी एक इकाई कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक कला या तो अविकसित होती है या होती ही नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली की तरह केंद्रक झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। यह केंद्रक कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या कैरियोलिम्फ कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पारदर्शी कोलॉइड्स तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक कला से घिरा रहता है। इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे, अतिरिक्त एंजाइम, खनिज, लवण, आरएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 में की। तत्पश्चात बोमेन ने सन 1840 में से न्यूक्लियोलस नाम दिया। तो ये था कोशिका का 2 पार्ट में आपने कोशिका को समाप्त किया। महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। उम्मीद है कि आप सबको लोग पसंद ही आए होंगे। तो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।